अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है जब हम खाना खाते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो कॉज करते हैं इंसुलिन रिलीज़, और इंसुलिन अकेली रिलीज़ होती है या उसके साथ और भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। कौन से ड्रग्स हैं जो इस पे एक्ट करते हैं इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करने में, यानी कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन से हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब फूड हम इनटेक करते हैं, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स से हमें ग्लूकोज मिलता है, वो इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, एंटर करते हैं वो सर्कुलेशन में। अब जब वो आपके पास 20 साल में पहुंचते हैं ना, आपके पास पेनक्रियाज में जो 20 साल होता है, 20 साल से रिलीज़ होती है इंसुलिन और अल्फा सेल से रिलीज होती है ग्लूकागोन। ठीक है, अब जब ये ग्लूकोज पहुंचेगा ना आपके पास 20 साल में, तो ये आपके 20 साल में एंटर कैसे होगा? ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर के जरिए। ये 2 से आप लोगों ने याद रखना है, ये बाय डायरेक्शनल है, यानी कि जिस तरह से ये अंदर लेकर आएगा ग्लूकोज को, इस तरह से ये बाहर भी निकाल सकता है सेम वे में। ठीक है, तो अब इसको इनहिबिट करने के लिए कि जो ग्लूकोज अंदर आ गया वो बाहर ना जाए, वो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा टू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। यानी नेचुरली हमारा जो प्रोसेस है वो डिज़ाइंड है अल्लाह की तरफ से कि ये इस तरह से जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो बनता है बाय द ग्लूकोकाइनेज के जरिए टू प्रिवेंट द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज, ताकि बाहर की तरफ वो मूवमेंट ना हो ग्लूकोज की, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, ये वापस भेज देगा फ़ौरन ही। सो जब ग्लूकोज अब सेल में एंटर हो गया, ठीक है, ये मैंने बहुत ही जो है आपको क्विक रिव्यू के लिए ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि किस तरह से सारे प्रोसेस हो रहे हैं शॉर्ट टाइम में, आपको समझ आ जाए ताकि तो थ्रू अब आपके पास ग्लूकोज हो गया एंटर आपके बी सेल्स में। ठीक हो गया। अब क्या होता है, ग्लूकोज जब एंटर होता है तो वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से गुजरता है और वो प्रोड्यूस करता है पायरुवेट या पायरोविक एसिड। ये तो आप लोग आई थिंक इंटर ये मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो उसके बाद मूव करता है, पायरोवेट जो है वो एंटर होता है क्रैब्स साइकिल में, जिसको टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है। ठीक है, टेक प्लेस होता है। और इन प्रोसेसेस के बाद क्या होना होता है कि मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के रिजल्ट क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कि मैं बस इतनी बात क्लियर होगी कि एटीपी यहाँ से प्रोड्यूस होती है। नाउ एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? एडीपी, ऑब्वियसली एडीपी कन्वर्ट होता है तो एटीपी में जो है वो कन्वर्ट होता है, तो एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब अगर जब तक कि ग्लूकोज नहीं था तब तक आपके 20 सेल में एडीपी ही था। अब वो एडीपी क्या करता था कि वो बाइंड कर देता था पोटेशियम चैनल के साथ। एडीपी बाइंड करता था पोटेशियम चैनल के साथ और पोटेशियम चैनल को वो ओपन कर देता था। इसकी ओपनिंग की वजह से क्या होता था, पोटेशियम लॉस होना शुरू हो जाता था। ठीक है, जो पोटेशियम जब लॉस होता था ना, तो आपका जो 20 साल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, वो कहाँ तक पहुँच गया, -70 मिलीवॉट तक पहुँच जाता था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव आयन लॉस हो रहे हैं, तो वो -70 तक जो है वो पहुँच जाता है आपका पोटेंशियल एट द रेस्टिंग स्टेट। लेकिन अब क्योंकि आपका ग्लूकोज एंटर हुआ है और आपका क्रैब साइकिल से ग्लूकोज पास किया है और एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, अब ये एटीपी क्या काम करता है, एटीपी जो है वो क्लोज कर देता है पोटेशियम चैनल को। ठीक है, एटीपी ने जो है वो क्लोज कर दिया पोटेशियम चैनल को। जब पोटेशियम निकल नहीं पाया बाहर, तो अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -50 वोल्ट तक पहुंच गया। ठीक हो गया, कि अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हुए हैं ना, तो इन्होंने क्या कॉज किया है, द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, जब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेल में बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब क्या होता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सो कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं तो कैल्शियम मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, क्योंकि इनका कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इसी तरह से होता है कि इनकी बाहर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सेल के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम होती है। तो जब भी कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो वो ज़्यादातर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं सेल के। जब वो सेल के अंदर आते हैं तो इसका मतलब है कि अब कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर इंक्रीज़ हो गया। और जिन्होंने थोड़ा बहुत, अगर उनको पता है कि कैल्शियम जब इंक्रीज़ होता है या न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ किस तरह से होता है, कि कैल्शियम ज़्यादातर इंक्रीज़ होता है और क्या होता है कि वो कॉज करता है द वेसिकल, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरली बनाती रहती है। ठीक है, और जब ज़रूरत होती है तो वो फिर उनको रिलीज़ कर दिया, बेशक वो न्यूरोट्रांसमीटर हो या हार्मोन्स हो, तो वो आपकी बॉडी से जो है वो इस तरह से रिलीज़ होता है कि कैल्शियम चैनल आपके सेल में इंक्रीज़ हुआ। ठीक हो गया। अब क्या वो कॉज करता है, इंट्रा सेलुलर वेसिकल्स फ्यूज टू द मेम्ब्रेन एंड रिलीज़ करिए, मतलब जो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर जो छोटे छोटे वेसिकल्स आप कह सकते हैं स्टोर रूम्स टाइप के होते हैं सेल के अंदर, जिसके अंदर इंसुलिन स्टोर है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है और डिफरेंट हार्मोन स्टोर है। ठीक है, अब ये कॉज करती है उन वेसिकल्स को, कैल्शियम कॉज करता है कि वो वेसिकल फ्यूज़ हो मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज़ करें, नंबर 1 इंसुलिन, सेकेंड इज़ द सी पेप्टाइड, थर्ड इज़ द माइलिन एंड फोर्थ इज़ द प्रो इंसुलिन।
One very important thing about the C peptide is that it releases in the equal amount as of the insulin, यानी जितना इंसुलिन एक बीटा सेल से रिलीज होगा उतना ही सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा। अब एक तरफ अभी हम लोग पहले इस तरफ पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आ जाता है यूज़ फॉर। अब ये सी पेप्टाइड ऑब्वियसली जो मार्कर एज अ मार्कर के तौर पर काम करेगा कि इंसुलिन आपके सेल से कितनी ज़्यादा रिलीज हुई आपको सी पेप्टाइड के जरिए पता चलेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब इंसुलिन का डायरेक्ट आप लोग क्यों एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलिन जो है एक तो उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, मतलब वो लीवर से पास करता है और उसका ब्रेक डाउन होता है। दूसरा जो है वो किडनी से भी जो है वो एक एंजाइम होता है इंसुलिनेज। इंसुलिनेज जो है वो बेशक वो लिवर में हो या किडनी में, वो इसको ब्रेक डाउन कर देता है। सो आप लोग ब्लड में जो है वो इसका सही तरह से एस्टिमेट नहीं कर पाते कि ये कितना इसकी अमाउंट जो है वो एक्चुअल में बी सेल से रिलीज हुई है। सो सी पेप्टाइड जो है वो एज अ मार्कर के तौर पर यूज़ होता है। दूसरा सी पेप्टाइड का फ़ायदा क्या है कि ये रिलीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है ये वैसोडाइलेटर है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है माइक्रोवास्कुलर नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी इन द नॉर्मल ह्यूमंस में। सो आपको ये बड़े एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटीज़ की वो होती है कि रेटिनोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है या फिर नेफ्रोपैथी होती है। और वो ये क्यों होती है कि डायबिटीज़ में जो है वो इंसुलिन तो फॉर एग्जांपल आप बाहर से ले रहे होते हो, ठीक है, पेशेंट ले रहा है, लेकिन क्या होता है कि सी पेप्टाइड नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो सी पेप्टाइड की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, ये वैसोडाइलेशन होती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं वेसल्स, जिसकी वजह से इनमें नेफ्रॉन में न्यूरोपैथी रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोग जब इंसुलिन ले रहे हो खासतौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ में, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादातर टाइप 1 में ली जाती है और टाइप 2 में ड्रग्स लिए जाते हैं जो कि इंसुलिन की रिलीज़ को कॉज करवाते हैं। तो सी पेप्टाइड लेना भी साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सी पेप्टाइड की इंपॉर्टेंस का भी अब आपको पता चल गया कि सी पेप्टाइड की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं स्टिमुलेटर ऑफ द इंसुलिन रिलीज़। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन रिलीज़ कॉज करवाते हैं, ये कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेज हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके पास ग्लूकोज है। इट इज़ अ मास्टर रेगुलेटर, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन अगर कभी बाजू का कन्फ्यूजन हो जाए तो मास्टर रेगुलेटर इंसुलिन का कौन सा है, ग्लूकोज है, ठीक है। ये स्टोर करता है, स्टोर हो गया। उसके बाद आ जाता है अमाइनो एसिड। इंसुलिन इंक्रीज होती है एंड कॉज कर दिया अमाइनो एसिड अपटेक, यानी जब आपने कोई ऐसा फूड लिया है या कहीं से आप लोगों ने ऐसा इंट्रावेनसली आप लोगों ने ऐसे जैसे टीपीएन वगैरह लेते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह उसकी फॉर्म में भी आता है, वैसे तो ज़्यादातर फूड की फॉर्म में आते हैं प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो वो क्या कॉज करती है, इंसुलिन की रिलीज़ कॉज करवाती है। इंसुलिन की रिलीज़ का अमाइनो एसिड से क्या ताल्लुक है कि एक तो खासतौर पर ये आर्जिनिन एंड लेजाइनिन मेजर स्टिमुलेटर है और ये किस तरह से ये एटीपी का लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं। अब इंसुलिन क्या करती है, अगर अमाइनो एसिड का लेवल मतलब इंक्रीज़ हो तो इंसुलिन ने क्या करना होता है, अमाइनो एसिड अपटेक में हेल्पफुल होती है। दूसरा आ जाता है अपने फैटी एसिड, आपके फूड डाइट में आया तो भी इंसुलिन रिलीज़ होगा, कीटोन्स हैं तो भी इंसुलिन रिलीज़ होगा। फिर ग्लूकागॉन बाय द अल्फा सेल। अब ग्लूकागॉन जब आपके पास अल्फा सेल से रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे जो कि उनके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज को विच कॉजेज द इंक्रीज इन द CAMP। अब CAMP जब इंक्रीज होता है तो इंसुलिन भी इंक्रीज होता है। सो अगर आपके बॉडी में अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकागॉन ही इंक्रीज, अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करी जा रहे हैं, ठीक है, और इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे ये रिलीज होता है साथ में ये भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिसोल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिसोल क्या कॉज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि नया ग्लूकोज जो है ना वो बनना, ठीक हो गया। तो ये इंक्रीज़ करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है और डिक्रीज़ करता है अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का अपटेक जो है वो कम करता है और ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता है ब्लड में। और विच आल्सो कॉजेज ऑब्वियसली कि वो जैसे ही ग्लूकोज रिलीज़ होता है इंसुलिन भी उसी तरह से रिलीज़ होता है, तो इंसुलिन भी रिलीज़ होता जाता है। लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन या कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना तो वो इंसुलिन रिलीज़ हो के जो सेल है ना वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से जो है ना वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। सो जो आपके पास एक्रोमेगाली है या इस तरह की कंडीशंस है, इनमें अक्सर जो आप लोग देखोगे कि डायबिटीज़ या जो है डायबिटीज़ की कंडीशन या इंसुलिन जो है वो उसकी कमी हो जाती है और ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये हमने देख लिया कि मेजर जो स्टिमुलेटर्स थे वो कौन से थे इंसुलिन के।
अब हम चलते हैं इनक्रेटिन्स की तरफ। इनक्रेटिन्स क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन्स विच इज़ प्रोड्यूस बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ जीआईटी। ठीक है, ये जीआईटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हेन एवर वी टेक फूड, हमने खाना खाया तो क्या होते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं। अब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जिसको GLP-1 कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसको GI पेप्टाइड कहते हैं, सिक्रेटिन रिलीज होता है, पॉलीसाइटोकाइनिन रिलीज होता है, एंड गैस्ट्रिन रिलीज होता है। इनमें से जो दो इंपॉर्टेंट जो डायबिटिक पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनका रोल है डायबिटीज़ पेशेंट में। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक फैक्टर या पेप्टाइड भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब इनका काम क्या है? ये इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं और ग्लूकागोन को कम करते हैं, स्टमक की एक्टिविटी को कम करते हैं, एंड सेटाइटी यानी आपका पेट जल्दी भर जाता है, सेटाइटी प्रोड्यूस करवाते हैं और डिक्रीज करते हैं वेट। अब आप लोगों ने ये इसका नॉर्मल फंक्शन ज़रूर याद रखना, क्योंकि जब आप लोग ड्रग्स पढ़ेंगे तो आपको ड्रग्स का भी इसके जैसे एगोनिस्ट अब ये पढ़े हैं, GLP-1 एगोनिस्ट। अच्छा, हम लोग ये आपके पास ये कंप्लीट हुआ कि आपके पास नॉर्मल फिजियोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ हो रही है। अब हम लोग ड्रग्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर हम लोग हैं तो अभी पहले हम लोग इसका पढ़ लेते हैं, फिर मैं इंसुलिन की तरफ लेके जाऊँगी। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो है इसके एगोनिस्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन का लेवल बढ़ाते हैं और ग्लूकागोन का लेवल कम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या इनको जो है वो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। इनक्रेटिन माइमेटिक भी इनको कहा जाता है और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट भी कहा जाता है। इनमें आ जाता है एक्जिनाटाइन एंड लिराग्लूटाइड। अब ये जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड GLP-1 एगोनिस्ट है या फिर ये जो GLP लाइक पेप्टाइड है, ये क्या होते हैं? ये डिस्ट्रॉयड होते हैं एक एंजाइम से जिसको कहा जाता है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4। सो हम लोगों ने क्या करना होता है कि इसका लेवल हमने बढ़ाना होता है, क्योंकि ये खुद जो है ये इंसुलिन बढ़ा देंगे। हम इसको बढ़ाएंगे तो ये इंसुलिन बढ़ा देंगे, या अगर हम लोग ये देना तो साथ हम लोग इसके वो इनहिबिटर्स दे देंगे उस एंजाइम को जो इसको तोड़ता है। तो वो एंजाइम कौन सा है? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर 4। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। हम लोग इसके इनहिबिटर देंगे। इसके इनहिबिटर्स कौन से आ जाते हैं आपके पास? सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन। तो इनमें सब में जो है वो ग्लिप्टिन वर्ड एंड पे आ रहा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी बड़ी कॉमन आइडेंटिफिकेशन है कि डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर की निशानी क्या है? इनमें ग्लिप्टिन आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ड्रग्स की। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को कौन जो है वो ड्रग कोज करवाते हैं। आप लोग की एक एंटी डायबिटिक क्लास आती है जिसको कहा जाता है इंसुलिन सिक्रेटोगोग्स, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत आपने नाम सुना होगा सल्फोनाइल यूरियास। तो ये किस तरह से काम करते हैं? ये ATP का जो है ना ये किस तरह से काम करते हैं? ये पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देते हैं। जिस तरह से ATP का फंक्शन है ना उसको मिमिक करते हैं एक तरह से, और पोटेशियम चैनल क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और ये सब कुछ ये रिलीज़ होता है। तो ये क्या कॉज करते हैं? इंसुलिन, ये ड्रग्स होते हैं इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स। तो इसका आप लोगों ने मैकेनिज्म याद रखना, ये पोटेशियम चैनल को क्लोज करते हैं। अच्छा, एक कंडीशन होता है इंसुलिनोमा, जिसमें इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है? ये पोटेशियम चैनल ओपनर दिए जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ी स्ट्रेंज बात है कि किसी चीज़ को रिलीज़ करवाने के लिए ब्लॉकर्स जो हैं वो फ़ायदेमंद हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वो रिलीज़ करवा रहे हैं, वरना ब्लॉकर्स जो हैं वो आमतौर पे जो किसी रिलीज़ को ब्लॉक ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ऑब्वियसली ब्लॉकर है, या पोटेशियम चैनल को क्लोज कर रहा है और इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है। ठीक है, इंसुलिनोमा, जिसमें इंसुलिन जो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, बीटा सेल का कैंसर भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। इसमें क्या आ जाते हैं? डाइऑक्साइड ओपनर्स इसमें दिए जाते हैं जो कि कॉज करते हैं पोटेशियम चैनल टू ओपन, कि ये ओपन रहता है जिसकी वजह से जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 रहता है, और जो है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज ही नहीं होता, क्योंकि सेल ऑलरेडी जो है वो डेफिशिएंट होता है पॉजिटिव आयंस में। तो कैल्शियम का लेवल कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होते, क्योंकि कैल्शियम का ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव चार्जेस की ज़रूरत ही नहीं है सेल के अंदर। ठीक हो गई वापस ये बात। सो ये आप लोगों ने 2 ड्रग्स यहाँ पर भी देख लिए। अब एक क्लास होती है ड्रग की जिनको कहा जाता है प्रेमलिनटाइड। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अमाइलिन और माइमेटिक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये अमाइलिन भी इसके साथ रिलीज होता है। ये अमाइलिन का लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं, अमाइलिन माइमेटिक होते हैं, विच एक्ट एज ए इंसुलिन बूस्टर के तौर पे, यानी कि ये भी इंसुलिन को लेवल जो है वो इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया इंसुलिन सिक्रेटोकॉक्स देख लिया, प्रेमलिनटाइड्स देख ली, हम लोगों ने ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जिनको इनक्रेटिन माइमेटिक्स कहा जाता है वो हमने देख लिए। ठीक है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स हमने देख लिए। इसके अलावा आ जाता है इंसुलिन सेंसिटाइजर, जिसमें मेटफॉर्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर ड्रग्स इंक्लूड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है 2 इनहिबिटर, उसमें आ जाता है आपके पास कैनाग्लिफ्लोजिन एंड डेपाग्लिफ्लोजिन। ठीक हो गया।
तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इंसुलिन की क्लासिफिकेशन में कौन कौन से जो इंसुलिन के टाइप्स आती हैं और उनकी मैकेनिज़्म क्या है, उनका कौन सा किस तरह से ऑनसेट होता है, ड्यूरेशन होती है, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वो अपलोड हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।